हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड लैब स्टूडेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लैब स्टूडेंट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस यूके ट्रिपल एससी के द्वारा विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल कंटेन फ्लैटेड सेल विद इर्रेगुलर बाउंड्रीज। निम्नलिखित में से किस उपकला में अनियमित सीमाओं वाली चपटी कोशिकाएं होती है। तो मैंने आपको क्लास 9th में टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाया था। ओके, तो वहाँ पे मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया था। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स बताए थे, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि वो कौन सा एपिथेलियल है जिसमें जो सेल होता है उसमें इर्रेगुलर बाउंड्रीज होती है। ओके, और वो सेल कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है, यानी कि चपटा होता है, चपटी होती है। तो चपटी क्या होती है, मैंने बताया था आपको, टाइल के जैसे होता है। टाइल के जैसे क्या होता है, स्क्वायरमस एपिथेलियल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। जो स्क्वायरमस एपिथेलियल होता है वो टाइल्स के जैसे, जैसे फर्श पे टाइल्स बिछी रहती है उसके जैसे होता है। उसका स्ट्रक्चर फ्लैट होती है बिल्कुल, ओके, चपटी होती है। और जो इसकी बाउंड्रीज होती है वो कैसी होती है, इर्रेगुलर होती है। ठीक है, मैं आपको बाकी भी बता देता हूँ। देखिए जैसे स्क्वायरमस एपिथेलियल है, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। कैसा होता है, ये फ्लैट होता है। एक होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यूब के जैसे होता है। ठीक है, क्यूब के जैसे होता है, जैसे डाइस होती है ना, पासा होता है, उसके जैसे होते हैं इसकी आकृति। ओके, और एक होता है कॉलमनर, कॉलम के जैसे होता है, स्तंभ बने होते हैं इसमें। और एक होता है सिलिएटेड। सिलिएटेड में क्या होता है, इसके ऊपर बाल लगे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो सब्सटेंस को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स होते हैं। ओके, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फ्लैट हो और इरेगुलर बाउंड्री हो तो किसकी होती है, स्क्वायरमस एपिथेलियल की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस फाउंड इन अर्थ एटमॉस्फेयर इन ट्रेस अमाउंट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में। तो देखिए यूके ट्रिपल एससी क्वेश्चन तो ठीक बनाता है, लेकिन जो उसके ऑप्शन सेट करता है वो बहुत बेकार करता है। उसने देखिए क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी इनर्ट गैस है, और ऑप्शन में देखिए बोरोन इनर्ट गैस होती है, नहीं होती है। ऑक्सीजन इनर्ट गैस नहीं होती है। वाटर वेपर इनर्ट गैस नहीं है। सिर्फ इसमें आर्गन है जो कि इनर्ट गैस है। ठीक है, ये ऑप्शन जो यूके ट्रिपल एससी ने सेट किया है, मैंने नहीं किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, आर्गन हो गया। मैं आपको इनर्ट गैस के बारे में सब कुछ बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इनर्ट गैस होती है क्या है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये जो 6 गैस हैं ये क्या है, हमारी इनर्ट गैस है, जिसको हम बोलते हैं नोबेल गैस बोलते हैं या फिर अक्रिय गैस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे, कौन से ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के 18 वाले ग्रुप में। ठीक है, जो सबसे लास्ट वाला जो है ना हमारा कॉलम, वहाँ पे है। ओके, ये गैसेस फ्री स्टेट में होती है। ठीक है, मुक्त अवस्था में होती है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, रेडॉन। रेडॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो और ये आपको पता है वो नोबेल गैस का जो आउटर सेल होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, जो आउटर सेल होता है उसको पूरा भरा हुआ रहता है, इसलिए ये अक्रिय, इसलिए हम इसको अक्रिय भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंप्लीट है, तो इसको रिएक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि इन एटमॉस्फेयर आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट नोबेल गैस, बट इन यूनिवर्स हीलियम इज द मोस्ट अबंडेंट गैस। बोला गया है कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, ये इनर्ट गैस की बात करें इनमें से तो हीलियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की बात करें। और अगर हम पृथ्वी के वायुमंडल में देखें कि इनमें से जो 6 इनर्ट गैस है इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो आर्गन पाई जाती है, जो कि हमारा ऑप्शन में भी था। ओके, तो आर्गन क्या आती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है इन 6 में से। ठीक है, और वैसे सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। ओके, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नियॉन इज यूज्ड इन नियॉन डिस्चार्ज लैम्प। जो नियॉन डिस्चार्ज लैम्प होता है उसमें हम नियॉन का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे हम एडवर्टाइजिंग पोस्टर वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे हम नियॉन लाइट का यूज़ करते हैं, जो जिस पे लाइट पड़ती है रात में तो वो चमकता है, तो वहाँ पे कौन सी गैस का यूज़ करते हैं, नियॉन का करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है, स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं, स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं, जिनॉन को बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं, जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। ओके, और एक चीज़ आपको और याद रखना है कि जो रेडॉन है उसका यूज़ हम कैंसर के ट्रीटमेंट में भी करते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी कहीं पे बताया हुआ है। रेडॉन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैंसर में भी करते हैं। आर्गन इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, फिर क्या है, ऑक्सीजन है, उसके बाद क्या है, आर्गन है हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आर्गन क्या है, तीसरी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वायुमंडल में। और अगर नोबेल गैस में बात करें तो सबसे ज़्यादा आर्गन है। ओके, मिक्सचर ऑफ आर्गन एंड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं हमारे उसमें आर्गन और नाइट्रोजन का मिक्सचर हम डालते हैं उसमें। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स थे इनर्ट गैस के बारे में, यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी, तो राइबोसोम्स की खोज किसने की थी, जॉर्ज पैलाडे ने। जॉर्ज पैलाडे ने राइबोसोम्स की खोज की थी, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए।
कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? तो न्यूक्लियस की खोज की थी। जो कोशिका में न्यूक्लियस होता है ना, उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ओके, और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? 1665 में कोशिका की खोज की थी। और वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। ओके, कैमिलियो गोल्जी ने क्या खोजा था? गोल्जी अपरेटस। ठीक है, तो ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने नाम पे ही जो उन्होंने खोजा ऑर्गेनाइज वो रख दिया। अगर सारे साइंटिस्ट ऐसे ही करते तो अच्छा होता, पढ़ने में याद करने में अच्छा होता। ठीक है, कॉलिकर ने किसकी खोज की थी? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी, फिर इसका नाम बदला था किसी और वैज्ञानिक ने। ठीक है, आगे देखिए, पेलाडे ने किसकी खोज की? अभी हमने पढ़ा राइबोसोम की खोज किसने की थी? पेलाडे ने। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इतना आपको पता होना ही चाहिए सेल वाले चैप्टर से कि किसकी खोज किसने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन हीटिंग ZnFe2O4 लूजेस फेरोमैग्नेटिज्म एंड बिकम। ठीक है, जब हम ZnFe2O4 को गर्म करते हैं तो ये अपना फेरोमैग्नेटिज्म का गुण खो देता है और क्या बन जाता है? ये पूछा गया। फेरोमैग्नेटिज्म यानी कि अनुचुंबकत्व बन जाता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक बन जाता है, या फिर फेरोमैग्नेटिक, या फिर डायमैग्नेटिक, या फिर प्रतिचुंबकीय बन जाता है। तो ये पैरामैग्नेटिव, डायमैग्नेटिव, फेरोमैग्नेटिव, इस पे मैंने आपको एक सेपरेट से वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है। ठीक है, तो आप उसे देख सकते हो। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से ये जितने भी होते हैं सब बता रखा, विद एग्जाम्पल के साथ बता रखा है। ठीक है, तो जब हम ZnFe2O4 को हम गर्म करते हैं तो ये अपना फेरोमैग्नेटिज्म का गुण खो के क्या बन जाता है? पैरामैग्नेटिक बन जाता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए। पैरामैग्नेटिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर दैट हैज चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट द ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। बोला गया है कि एक षष्ठभुज है। ओके, षष्ठभुज यानी जिसकी 6 भुजाएं होती है, समान भुजा, उसके प्रत्येक शीर्ष पे 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। ओके, प्रत्येक शीर्ष यानी कि 6 शीर्ष पे रखा गया है। और हमसे पूछा गया है कि इसके सेंटर पे कितना विभव होगा, कितना पोटेंशियल होगा। ओके, और जो इसकी प्रत्येक साइड है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ भी है। कहाँ पे? मुख्य आरक्षी के मॉक में करवाया था। ओके, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, UKSC से दोबारा भी पूछ सकता है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। विभव निकालना है। विभव का आपको फॉर्मूला पता होगा, मैंने आपको बताया, पूरा चैप्टर करवा दिया है मैंने। ये 1/4πε0 Q/R ये होता है। ओके, हमें Q भी दे रखा है, हमें R भी दे रखा है। ओके, लेकिन SI में नहीं दे रखा है कुछ भी। मैंने क्या बोला था आपको, जब भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल करोगे तो उसे सबसे पहले SI में कन्वर्ट करोगे। तो जैसे इसने चार्ज दे रखा है, किस में दे रखा है? माइक्रोकूलम में, तो इसको हम कूलम में करेंगे। तो 5 माइक्रोकूलम को कूलम में करेंगे तो 10⁻⁻6 कूलम ये हो गया। ठीक है, दूरी उसने सेंटीमीटर में दे रखा है, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। मीटर में करने के लिए क्या करेंगे? 10⁻⁻2 से इसमें इंटू कर देंगे, या फिर 100 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, बात वही है। ओके, सारी वैल्यू को रख देते हैं। V = 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ ठीक है, इंटू, अब देखिए जो चार्ज है वो चार्ज है कितने? 6 चार्ज, तो 6 से इंटू करना पड़ेगा, 5 इंटू, और ये कूलम में निकाला था हमने 10⁻⁻6। ओके, अपॉन दूरी कितनी है? तो दूरी हमारी निकली 10 × 10⁻²। ओके, इसको सॉल्व करना है बस। ओके, देखिए यहाँ पे कितना बचेगा? 10⁻⁻1, ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा। ओके, तो देखिए V = 9 × 10⁻10, और इधर 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 10⁻⁻6 है ये। ठीक है, 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4, और 9 × 27। ओके, तो 270 × 10⁻4 ये आया। ठीक है, ये है ऑप्शन में 2 पॉइंट में। अच्छा, इसको पॉइंट में लाना है, तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ से कितना निकालना पड़ेगा मुझे? 100 बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। 100 बाहर का मतलब कि 10⁻2 बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, 10⁻2 बाहर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻6। 4 यहाँ पे, 2 और दूंगा इसे, तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरण कूड़ा है? ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल लिटर है। ओके, तो अजैव निम्नीकरण कूड़ा क्या होता है? जो सूक्ष्म जीव होते हैं, हमारे डिकम्पोजर होते हैं, वो उनको अपघटित नहीं कर पाते, उनको बोलते हैं अजैव निम्नीकरण। ठीक है, तो फ्रूट्स को तो कर देते हैं। ठीक है, मतलब कुछ समय अगर आपने फ्रूट को कहीं पे रख दिया मिट्टी में, तो कुछ समय बाद वो गायब हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ह्यूमन स्किन भी ऐसा ही होता है, बायोडिग्रेडेबल है ये। ठीक है, इसका भी अंत हो ही जाता है, और पत्तियों का भी हो ही जाता है। लेकिन जो पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन को अगर हम ऐसे रखेंगे तो वो हम करोड़ साल बाद भी आएंगे देखने, तो वैसे ही मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसलिए जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन बंद करो, ये सब चलता रहता है। ठीक है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। पॉलीथीन क्या है? हमारा एक बहुलक है। ठीक है, पॉलीमर है, और ये क्या है? हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल
कूड़ा है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉज बोथ फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मवेशियों में पैर और मुंह दोनों की बीमारियों का कारण बनता है। ओके, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर प्रोटोजोआ। तो फुट एंड माउथ डिजीज जो होती है मवेशियों में, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो उसके लिए क्या जिम्मेदार होता है? वायरस जिम्मेदार होता है। ठीक है, याद रखना, वायरस जिम्मेदार होता है फुट और माउथ डिजीज दोनों के लिए, वायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्निकल्स अटैच टू वेल्स travels thousands of miles collecting and filtering food from the moving water. What is this association called? ठीक है, वेल से जुड़े बार्निकल्स चलते पानी से भोजन इकट्ठा करने और छानने के लिए हजारों मील की यात्रा करते हैं। इस एसोसिएशन को क्या कहते हैं? कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म या फिर प्रीडेशन, क्या बोलते हैं इसको? तो मैं आपको जितने भी एसोसिएशन होते हैं सब बता देता हूँ मैं आपको, क्या पता आपके एग्जाम में एक पूछा जाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म देखिए, पहले मैं आपको कुछ साइंस बता देता हूँ। जैसे दो स्पीसीज है, एक स्पीसीज 1 है, एक स्पीसीज 2 है यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव मतलब कि ये वाला साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब ये वाला साइन, और जीरो, ठीक है, 1 0, ये 3 साइन का काम होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि उसको लाभ हो रहा है, जहाँ पे पॉजिटिव होगा उसको लाभ होगा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि उसका नुकसान हो रहा है। और जीरो मतलब न्यूट्रल, ना तो उसका लाभ हो रहा है ना उसका हानि हो रहा है। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, यदि दो स्पीसीज एक दूसरे से म्यूचुअल एसोसिएशन रखते हैं तो उसमें क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी कि दोनों का फायदा होता है। जैसे कि लाइकेन हमने पढ़ा है, लाइकेन क्या होता है? फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है। और कैसा होता है? म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होता है, एल्गी तो खाना बनाता है और फंजाई क्या रहता है? पानी लेके आता है। तो दोनों में क्या हो रहा है? दोनों का फायदा हो रहा है। अगर फंजाई नहीं होगा तो वो पानी नहीं लेके आ पाएगा, और एल्गी नहीं होगा तो खाना नहीं बना पाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। ओके, दूसरा देखिए कंपटीशन। इसमें एक स्पीसीज नेगेटिव होता है यानी कि उसका नुकसान हो रहा होता है, दूसरा भी नेगेटिव होता है यानी उसका भी नुकसान हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिशन। दोनों क्या कर रहे हैं? कॉम्पिटिशन कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, प्रीडिशन जिसको हम पैरासिटिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, यानी एक का तो लाभ होगा एक का हानि होगा। जैसे कि हमारे सिर पे जूं होते हैं, ठीक है, तो जूं क्या करते हैं, हमारे सिर पे रहते हैं, वो क्या करते हैं, हमारा खून पीते हैं। तो उनका फायदा हो रहा है, उनको फूड मिल रहा है वहाँ से, लेकिन हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये क्या होता है? प्रीडेशन बोलेंगे इसको, या फिर पैरासिटिज्म बोलेंगे। ठीक है, फिर होता है हमारा कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म क्या होता है? एक पॉजिटिव होता है और एक नन यानी कि जीरो होता है, न्यूट्रल होता है। यानी एक का तो कुछ भी नहीं हो रहा है कि वो रह रहा है तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना उसका लाभ हो रहा है ना उसका हानि हो रहा है, लेकिन दूसरे को उसके होने से क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है कुछ। जैसे कि हमने अभी देखा वेल्स वाला सीन, वेल और बार्निकल्स, बार्निकल्स और वेल, बार्निकल्स वेल के ऊपर रहते हैं। ठीक है, अब वेल्स ट्रैवल करता रहता है तो वो क्या करता है? पानी से फूड को फिल्टर करता रहता है और अपने लिए फूड इकट्ठा करता रहता है। इसमें वेल का कुछ नुकसान हो रहा है? तो कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, ना तो वो वेल्स को डैमेज कर रहा है ना कुछ कर रहा है। तो इस वाले एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? कॉमेंसलिज्म बोलते हैं, जिसमें एक को लाभ होता है, दूसरा क्या होता है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा होता है, वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, फिर होता है एमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है? एक को तो कुछ नहीं हो रहा होता है लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा होता है। ठीक है, एक तो न्यूट्रल रहेगा और दूसरे को क्या होगा? हानि होगी, इसको बोलेंगे एमेंसलिज्म। फिर एक होता है न्यूट्रलिज्म, जिसमें दो स्पीसीज एसोसिएशन बनाएंगे लेकिन दोनों में किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों न्यूट्रल रहेंगे, तो इसको बोलेंगे न्यूट्रलिज्म। ठीक है, हमसे वेल वाला पूछा गया था, वेल कैसा होगा इसमें? फिर कॉमेंसलिज्म होगा। ठीक है, बार्निकल्स और वेल का कैसा एसोसिएशन बनता है? कॉमेंसलिज्म का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। निम्नलिखित से किस ईंधन का ऊष्मेयमान उच्चतम होता है? सबसे ज़्यादा उच्चतम ऊष्मेयमान किस ईंधन का होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन बोलते हैं। फ्यूचर फ्यूल किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को बोलते हैं, क्योंकि जो इसका ऊष्मेयमान होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है? तो ये आपका इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। ठीक है, डेफिनेशन पूछी गई क्लाइमेक्स कम्युनिटी की, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसको बोलते हैं? तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अ कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द इन्वायरमेंट। एक समुदाय जो पर्यावरण के साथ लगभग संतुलन में, उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो ऐसी कम्युनिटी जो पर्यावरण के साथ संतुलन में है, उसके होने से पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ आमतौर पर राउंड वॉर्म रूप से जाना जाता है? मोलस्का, पॉलीफेरा, एस्केलमेंथीज या फिर कॉर्डेटा। ठीक है, तो हम किसको बोलते हैं? एस्केलमेंथीज को ही क्या बोलते हैं? हम राउंड वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो राउंड वॉर्म बोले या फिर एस्केलमेंथीज बोले, ये दोनों सेम ही होता है। ठीक है, जो राउंड वॉर्म होता है उसी को हम एस्केलमेंथीज भी बोलते हैं या फिर एस्केलमेंथीज को हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, ये जितने भी फाइल है ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। ठीक है, तो आप उसे देख सकते हो चैप्टर वाइज वाली वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज कंटेन्स 70S राइबोसोम। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में 70S राइबोसोम्स होते हैं? ऑप्शन है सेंट्रियोल्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम। ओके, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 70S राइबोसोम्स कौन से कोशिकांग में पाया जाता है? तो दो कोशिकांग है ऐसे जहाँ पे 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन कौन से है वो दो? एक तो हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट और एक हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों में कितने राइबोसोम्स पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी और सी हो गया, बी एंड सी करेक्ट हो गया। ठीक है, याद रखना, एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, तो उसे देख सकते हो आप। वहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था। देखिए, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में क्या आते हैं? एल्केन्स आते हैं। असंतृप्त में क्या आते हैं? एल्कीन और एल्काइंस। यानी संतृप्त में आते हैं आपके सिंगल बॉन्ड और असंतृप्त में आता है आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो हमसे पूछा गया संतृप्त यानी कि एल्केन्स। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स क्या होंगे? संतृप्त होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज हार्मोन ऑफ फ्लाइट एंड फाइट। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, लड़ो और उड़ो या फिर लड़ो और भागो हार्मोन किसको बोला जाता है? तो एड्रेनलिन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? एड्रेनलिन को। ठीक है, एड्रेनलिन ऐसा हार्मोन है जिसको बोलते हैं लड़ो और भागो। जब एड्रेनलिन रिलीज होता है हमारी बॉडी में तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है या फिर डर सा होता है तब एड्रेनलिन रिलीज होता है। एड्रेनलिन का काम क्या होता है कि ये जब भी रिलीज होगा तो आपकी बॉडी उस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होगी, किसी भी चीज़ को मतलब प्रतिक्रिया करने के लिए उस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है एड्रेनलिन। ठीक है, तो इसी हार्मोन को क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसको बोलते हैं? एड्रेनलिन को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट इज बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज। ठीक है, 1 किलो द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? तो इसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ, क्या कर रहे हैं हम इसको? लिक्विड को गैस बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर हम गैस से उसको कंडेंस करके क्या बनाते हैं? लिक्विड बनाते हैं, तब उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड को गैस बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, ये सब मैंने आपको करवा रखा है चैप्टर वाइज वाली वीडियो में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेट्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन चीक। निम्नलिखित में से लाल ग्रंथि का कौन सा जोड़ा गाल में मौजूद होता है? गाल में कौन सी ग्रंथि मौजूद होती है पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सी ग्रंथि मौजूद होती है? पैरोटिड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो हमारे गाल चिक्स में होती है। ठीक है, दोनों चिक्स में होती है। देखिए, ये है हमारा पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ पे होता है। जब पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाता है, तो बचपन में हुआ होगा आपके साथ भी, तो ये गाल में सूजन आ जाती है। ठीक है, इसको स्थानीय भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं आपके लैंग्वेज में इसको क्या बोलते थे। जैसे गाल में बचपन में सूजन आ जाती थी ना, तो उसको क्या बोलते थे? वो सूजन किस में आती है? पैरोटिड ग्लैंड में आती है। ओके, और पैरोटिड ग्लैंड होती कहाँ पे है? हमारे यहाँ पे होती है, जबड़े के पास होती है, यानी गाल पे होती है। ओके, तो ये पूछा गया था चिक्स में प्रेजेंट होती है, तो पैरोटिड ग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन आर ऑल पार्ट ऑफ द डैश। वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा डैश के भाग हैं। किसके? वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल या फिर नाइट्रोजन साइकिल। चारों साइकिल मैंने आपको करवाया हुआ है। कहाँ पे मिलेगी ये वीडियो? 9th क्लास की प्लेलिस्ट में मिलेगी। 9th क्लास की साइंस में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, पूछा गया कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन ये किसके भाग हैं? तो ये है हमारे वाटर साइकिल के भाग। ठीक है, इजी क्वेश्चन। वाटर साइकिल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पानी है समुद्र का, ये पहले सबसे पहले क्या होगा? इवेपोरेट होगा, यानी इसका वाष्पीकरण होगा। फिर ऊपर जाके कंडेंसेस होगा, यानी कि संघनन होगा। फिर संघनन होने के बाद ये प्रेसिपिटेशन के थ्रू, प्रेसिपिटेशन अवक्षेपण होगा इसका, तब इसमें वर्षा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वापस ऐसी ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो ये किसके स्टेज है? वाटर साइकिल के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का रासायनिक संरचना क्या है या फिर उसका सूत्र क्या है? क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? SiO2। SiO2। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। फ्लूइड ऑपरेट डैश रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस। द्रव अपरूपण तनाव के लिए डैश प्रतिरोध प्रदान करते हैं। फ्लूइड कितना रेजिस्टेंस प्रदान करते हैं शियर स्ट्रेस के लिए?
शियर स्ट्रेस के लिए कितना करते हैं, तो क्लोज टू जीरो। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। और ये जो शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन, अगर ये आपको ढंग से पढ़ना है प्रॉपर, तो आप चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं, 11th क्लास की फिजिक्स में। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।